हाय गाइस। आज हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे। समाज में देखा जा रहा है आजकल कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं, हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं और लड़की वालों पक्ष को ये पता ही नहीं होता है कि हमें सही तरह से एक्शन क्या लेना है और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। एक्चुअली होता क्या है कि माता पिता बहुत सोच समझ के अपनी बेटी की शादी कहीं करते हैं और ज़रूरत के सामान के साथ उसको विदा करते हैं। जो भी उसका ज़रूरत का सामान होता है, समटाइम्स व्हीकल्स भी गिफ्ट करते हैं। तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि भाई आपने टू व्हीलर दी तो लड़के वालों को अब फोर व्हीलर चाहिए। आपने फोर व्हीलर दे दी तो भाई साहब आपने छोटी गाड़ी दी है, बड़ी गाड़ी चाहिए। और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर वो लड़की को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा गया है कहीं कहीं पे सास प्रताड़ित करती हैं, ननें प्रताड़ित करती हैं और ज़्यादातर मैटर्स पे देखा गया है कि पति प्रताड़ित करता है। तो अब इसमें होना क्या चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में ये देखा जाता है कि भाई शादी करने से पहले हमने ये देखा कि भाई लड़का ठीक था, उसके घर वाले पारिवारिक लोग ठीक थे, सब भी लोग थे और शादी कर दी। मगर आफ्टर मैरिज पता ये चलता है कि ना घर वाले ठीक थे, मतलब वो बन ठन के आए थे और शादी कर दी, और ना लड़के का कोई ठीक जॉब है और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। तो उस केसेस में क्या रेमेडी होना चाहिए? मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग सिचुएशन पैदा हो गई कि हमने तो क्या सोच के शादी करी थी और अब क्या स्टैंडिंग सामने आ गई है। तो हम आज 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला है डाउरी एक्ट, दूसरा है मेंटेनेंस एंड द थर्ड वन इज हिंदू मैरिज लॉ। उसमें क्या है रेमेडीज। तो जब भी किसी लड़की की शादी होती है और ससुराल जन उसको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें। क्योंकि मैंने कई केसेस में ऐसा भी देखा है कि जब लड़की शिकायत करती है घर आके कि मुझे इस तरह से कहा जा रहा है, डिमांड्स रखी जा रही हैं और परेशान किया जाता है, तो कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि भाई अब तुम्हारी कर दी है शादी, अब तुम्हें वहीं निभाना है। इट्स गुड कि आप रिश्ता बचाना चाह रहे हैं और आप लड़की को समझा रहे हैं, मगर कहीं कहीं पे आप जब समझा के वापस भेज देते हैं तो कुछ केसेस में देखा गया है कि सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है कि भाई थोड़ा प्रताड़ित किया था, बच्ची घर आई, उसने शिकायत की, आपने इग्नोर कर दिया कि अभी कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा, या उनकी एक डिमांड पूरी कर दी, फिर उनकी नई डिमांड आ गई, फिर आपने उसको नहीं पूरा किया, इग्नोर किया, तो फिर और ज़्यादा उसको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यदि आपकी बेटी आके आपसे शिकायत करती है कि भाई ससुराल जन परेशान कर रहे हैं या फिर पति या सास या नंद हैरेसमेंट कर रही हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको इनिशिएटिव ये लेना है कि बेटी के ससुराल जनों से जाकर बात करनी है। सबसे पहले तो आपको कॉन्वर्सेशन करके इस मामले को निपटारा करना पड़ेगा कि अगर पॉसिबिलिटी है, जिसकी गलती है उसको डांट डपट दीजिए, मामला अगर निपटता है तो ठीक है। हाँ, अगर दे आर एडमेंट कि नहीं आपने दहेज नहीं दिया, आपने दहेज कम दिया, आपने वो वाली गाड़ी नहीं दी, आपने ये वाली गाड़ी दी, आपने टू व्हीलर दी, आपको फोर व्हीलर देना चाहिए था, तो आप समझ जाइए कि ये सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लालच वाले लोग हैं और लालच वाले लोगों की लालच कभी समाप्त नहीं होती है। पहले 2 लाख की डिमांड, फिर 10 लाख की, फिर 15 लाख की, और जहां आप पूरी करते रहेंगे तो लड़की ठीक रहेगी, और जहां आपने डिमांड पूरी करना स्टॉप किया आपको आफ्टर इफेक्ट सामने आ जाएंगे। तो अगर इस तरह के लोग हैं तो आपको एक जर्नल, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रार्थना पत्र लिख के किसी थाने में देते हैं तो फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे मुकदमा लिखने से पहले जो हाजा थाना होता है, जिस भी थाने में आपने रिपोर्ट करी है, वो पहले दोनों पार्टी को बुला के समझाते हैं कि भाई देखो ये डिस्प्यूट्स हैं, अगर तुम यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम इसको डिस्पोजल कर देंगे, अदरवाइज हम इसको एक्शन लेंगे और आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर देंगे। फिर आपको उसका इन्वेस्टिगेशन में सामना करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा।
अब मान लीजिए कि वो मान जाते हैं, भाई पुलिस ने कहा, उनको लगा कि नहीं अगर हम गलत करेंगे तो हमको उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कुछ समझदार लोग होते हैं वो खुद मतलब ससुराली पक्ष रिश्ता बचाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं हमारी भी इज्जत खराब होगी, लिहाजा लड़की को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं और रिश्ता बच जाता है। अब मान लीजिए कुछ बहुत ही ज़्यादा उदंड लोग हैं, तो आपने कंप्लेन करी, पुलिस ने बुलाया, समझाया, नहीं समझे तो एफआईआर लॉन्च हो गई। अब एफआईआर लॉन्च हो गई, सेक्शंस क्या हैं भाई, आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है कि भाई इन्हीं ने हमसे क्या मांगा, हमारी शादी कब हुई थी, विवाद कब से स्टार्ट हुआ, विवाद की वजहें क्या थी, क्या डिमांड्स थी इनकी, हमने नहीं पूरी की तो इन्होंने क्या क्या किया, इनके परिवारजनों ने क्या क्या किया। तो उस आपकी एफआईआर की जो सेक्शंस होंगे आपकी एप्लीकेशंस पे डिपेंड करेंगे। अगर उन्होंने कुछ मारपीट करी है, झगड़ा करा है, तो उसमें 323 आईपीसी भी ऐड होगा, जान से मारने की धमकी दी है तो 506 आईपीसी भी ऐड होगा। तो जैसा जैसा उन्होंने एक्ट किया होगा उस हिसाब से वो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें किस किस ने किया होगा उसका भी आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी एफआईआर का ये कोरम पूरा हो गया, अगर वो मैटर वहाँ पर नहीं सुलझता है तब। अब दूसरा क्या है कि भाई ये तो आपने एफआईआर करा दी, अब लड़की अगर वहाँ रह रही है अपने, मतलब एफआईआर कराने के बाद बहुत कम ऐसा देखा गया है कि लड़की ससुराल में अपने रहे, फिर तो वो मायके आ जाती है, क्योंकि फिर तो सेफ्टी नहीं है ना, फिर तो वो और भी उदंड हो सकते हैं। तो उसके बाद आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अलग से लॉन्च कर सकते हैं सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो उसमें क्या होगा, एक मेंटेनेंस, एक इंटरिम मेंटेनेंस आपको उसमें भी मिलने लगेगा। भाई लड़की अगर अपने घर रहेगी तो कुछ ना कुछ उसको खर्चा तो चाहिए ना, कि भाई शादी करी है, जिम्मेदारी तो शौहर की बनती है, पति की बनती है, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और भागते भागते ऊपर से डिमांड कर रहा है, सारी जिम्मेदारी तो पति की है। तो लाइक अगर उन्होंने आपके साथ झगड़ा किया है बेटी के साथ और उसको मतलब किस थ्रेट दिया है, हैरेसमेंट किया है, तो आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा अलग से सेक्शन 12 के अंदर ला सकते हैं और उसमें आपको एक इंटरिम मेंटेनेंस भी अलाउ होगा जब तक उसका विचरण चल रहा है मुकदमे का। अब ये दो बात हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं, मेंटेनेंस। जो मेन मेंटेनेंस है उसके लिए प्रावधान है सीआरपीसी में 125, अंडर सेक्शन 125 आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और बेटी के लिए अपने मेंटेनेंस मांग सकते हैं, और वो मुकदमा आपकी बेटी की मतलब पत्नी की ओर से दाखिल होगा। आप उसमें जो भी 10,000 15,000 जो भी डिमांड है आपकी, मतलब मंथली होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, और कोर्ट जो है सर्कमस्टांसेस के बाद, सुनने के बाद, दोनों पार्टी को सुनने के बाद उसको उस हिसाब से अलाउ कर देता है। अब तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपने डीवी एक्ट में एक एफआईआर लॉन्च कर दी, सॉरी एक आपने 498 में एफआईआर लॉन्च कर दी, एक आपने डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा कर दिया, एक आपने अलग से मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दाखिल कर दिया, और आपका इंटरिम मेंटेनेंस बन गया। एटलीस्ट कि लड़की अपने घर में रह रही है तो उसको कुछ खर्चा मिल रहा है ताकि उसका जीवन चलता रहे टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। अब आइए थर्ड, जो मैंने कहा था हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट को इस वक्त बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि लड़के बहुत ज़्यादा उदंड हैं, लड़के के परिवार वाले बहुत ज़्यादा उदंड हैं और उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सेक्शन 13 के अंतर्गत आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। भाई जिन लोगों के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है तो आप सेक्शन 13 भी दाखिल कर सकते हैं। ये भी एक ठीक ठाक रेमेडी है आपके लिए। तो होप कि इससे आपको एक सही गाइडेंस मिला होगा कि आपको क्या क्या करना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस किसी के साथ आते हैं तो आप उनको बेटर एडवाइस कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। अगर आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में या कहीं भी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो आप उसमें इनिशिएट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, सही गाइडेंस करके, सही एडवाइस करके।
होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।